बस वैसे तो कह चुके हैं स्पीकर के नहीं बुलाएंगे, कल क्या इजलास हो सकता है या नहीं हो सकता? ये इजलास स्पीकर ने बुलाया हुआ है तो इसको प्रोग करने का इख्तियार भी स्पीकर के पास मौजूद है। गवर्नर है वो एक साफ शफाफ ओहदा है जिसका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है और आईनी और कानूनी रास्ते सबके सामने है। लेकिन आपका तज्जिया इस पर क्या कहता है? अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब रिक्वेजिशन भेज देते हैं असेंबली डिसॉल्व करने की तो गवर्नर उस समरी को वापस भेज सकता है, ये कहकर के आपसे पहले तो मैं भेज चुका हूँ रेफरेंस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, तो आप कैसे मुझे भेज सकते हैं? ये पीडीएम की हुकूमत ने नाज़रीन एक बार फिर जो है जिंदगी को मुश्किल कर दिया है। जो पहले बम गिराया गया पेट्रोल की कीमतों पर, तो एक बार फिर जोरदार झटका आवाम को लगने का इम्कान है। जराए की कह रहे हैं कि IMF के साथ डीजल पर फी लीटर 50 रुपए लीवी आयद करने का मुआहिदा है, जिसके तहत अगले 2 महीनों में डीजल पर 20 रुपए फी लीटर मजीद पेट्रोलियम लीवी बढ़ाई जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल बहुत गंभीर हो चुकी है और अगर हम मौजूदा सियासी हालात का निचोड़ निकालें तो 23 दिसंबर तक आने से कबल ही इमरान खान की जानिब से असमिया तहलील करने के ऐलान ने हुक्मरान इत्तेहाद की नींदें हराम कर दी हैं। इक़्तिदार पंजाब को हासिल करने के लिए जो हुकूमती जोड़ तोड़ और राब्ते हैं वो लाहासिल रहे, तो ताक़ीरी हरबों के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी ने नया एक पैंतरा अपनाते हुए वजीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। साथ ही नून लीग के गवर्नर ने परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने का भी कह दिया। तहरीक अदम एतमाद पर 150 अरकान असम्बली ने दस्तखत तो किए, जबकि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए जो गोल्डन नंबर है वो 186 है। अब वो 186 का नंबर कैसे पूरा किया जाएगा? पंजाब असम्बली के 371 के ऐवान में तहरीक इंसाफ के 180, जबकि जो काफ है उनके 10 अरकान की हिमायत है। इस तरह पंजाब में हुकूमती इत्तेहाद को 190 अरकान की हिमायत हासिल है। अब अगर हम देखें तो परवेज इलाही का तो पलड़ा वैसे ही भारी है, दूसरी तरफ अपोजिशन इत्तेहाद को भी 180 अरकान की हिमायत हासिल है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के 167, पीपल्स पार्टी के हैं 7 और अपोजिशन इत्तेहाद में जो आज़ाद अरकान है 5 और रायख पार्टी का 1 रुकन भी उसमें शामिल है। अब इस सियासी जंग में जो एक नुक्ता है वो बड़ा अहमियत का हामिल है और वो ये है कि स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने नून लीग के 18 अरकान असम्बली को मुअत्तल कर रखा है। उनके 15 इजलासों में वो शिरकत पर पाबंदी भी आयद है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर के इस इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। अब ऐसी सूरत हाल में कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत वज़ीर आला के एतमाद के वोट में नून लीग के 18 अरकान वोट जो हैं वो अपना कास्ट कर सकते हैं, अपना वोट या नहीं कास्ट कर सकते। दूसरा अहम नुकता यह है कि क्या चलते हुए इजलास में गवर्नर इजलास को कानूनी और आईनी तौर पर बुला सकते हैं? असम्बली तहरील के साथ साथ क्या स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है? वज़ीर आला को क्या वोट लेने होंगे या फिर वोट जाहिर करने होंगे? और एतमाद के वोट के बाद क्या रन ऑफ वोट का भी कहा जा सकता है? गवर्नर के पास कानूनी और आईनी तौर पर इख्तियारात क्या होते हैं? पीडीएम के सियासी इक़दामात से असम्बली की तहरील में आर्जी रुकावट शायद आ सकती है नाज़रीन, मगर हुकूमती इत्तेहाद के इन इक़दामात से क्या एक बार फिर पंजाब में एक बहुत बड़ा सियासी और आईनी बहरान पैदा होने जा रहा है? क्या एक बार फिर पंजाब की बादशाही का फैसला आता हुआ नजर आ रहा है? ये तमाम तर सवालात हैं जिनके जवाब हम आज के प्रोग्राम में हासिल करेंगे और हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमीर अब्बास, सीनियर एंकर पर्सन है, तजियाकार हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। अमीर, बहुत शुक्रिया आपका। और अजहर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और माहिर कानून है, उनकी कानूनी राय बड़ी अहमियत की हामिल है। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। ओपनिंग पॉइंट में अजहर साहब मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी कि सबसे पहला नुकता वो ये कि क्या चलते हुए इजलास में गवर्नर के पास इख्तियार है? बस वैसे तो कह चुके हैं स्पीकर के नहीं बुलाएंगे और गज़ट जारी नहीं करेंगे, लेकिन क्या फिर भी कल क्या होगा? कल क्या इजलास हो सकता है या नहीं हो सकता? बहुत शुक्रिया जी। आईने पाकिस्तान 1973 के तहत रूल्स ऑफ प्रोसीजर बने हैं पंजाब असम्बली के और उसमें बड़ी वजाहत के साथ लिखा है कि इजलास बुलाना कैसे है और प्रोग कैसे करना है। स्पीकर इजलास बुला सकते हैं, गवर्नर को भी इख्तियार मौजूद है। ये इजलास स्पीकर ने बुलाया हुआ है
तो इसको प्रोग करने का इख्तियार भी स्पीकर के पास मौजूद है। तो अभी इजलास चल रहा है और इस इजलास को अभी तक प्रोग नहीं किया गया, ख़त्म नहीं किया गया। तो इजलास तो चल रहा है, इस इजलास के दौरान तहरीके एतमाद पेश नहीं हो सकती है। मैं फिर क्लियर कर दूं, तहरीके एतमाद पेश करने के लिए, यानी बिलाशुबा एतमाद का वोट लेने के लिए आइन का आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 बड़ा क्लियर है और गवर्नर को पहले मुतमईन करना है कि तहरीके एतमाद की ज़रूरत है। कोई भी एक जस्टिफिकेशन नहीं है। 5 जो वजूहात दी हैं वो एक सियासी जमात का एजेंडा लेकर चल रहे हैं। गवर्नर है वो एक साफ शफाफ ओहदा है जिसका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है और इस तरह का ऑर्डर पास करके उन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है, हलफ तोड़ा है। आइन का आर्टिकल 4 और 5 तोड़ा है। इजलास बुलाने का इख्तियार मौजूद है लेकिन वो तब है कि जब नया इजलास बुलाना हो। चलते हुए इजलास के ऊपर चलता हुआ इजलास और कमाल की बात है वो बेवकूफ़ और कमाल ऐसी अर्जेंसी किया। एक तरफ जब तहरीके अदम एतमाद आ चुकी थी तो एतमाद का इजलास क्यों बुलाया आपने? जमहूरी हक जो है वो तो तहरीके अदम एतमाद का है। तहरीके अदम एतमाद आ गई है, वो फिक्स करें, वो टेबल हो और 7 दिनों के अंदर अंदर उसका फैसला हो और उसको बाईपास करने के लिए आप हुक्म दें जनाब। तो फिर ये राना सना ये कैसे कह रहे हैं कि अगर असेंबली का इजलास नहीं हुआ, एतमाद का वोट नहीं लिया तो उन्हें ऑफिस में जो है वो सीज कर दिया जाएगा? ये कानूनी तौर पर कैसे मुमकिन है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे गम अपना क्या लफ्ज में ज़हनी तौर पर देखे ना, अपना समझना है आपको। अच्छा, मैं समझ बड़ी हैरानगी होती है। हाँ। और राना सनाउल्लाह बेसिकली वकील है लेकिन किसी वक्त शक होता है कि पता नहीं कौन से क्लास या कौन सी जमात से उन्होंने, यानी कौन से लॉ कॉलेज से उन्होंने तालीम हासिल की है। यानी वो तो बदमाशों वाली बात करते हैं जैसे कोई गुंडा है यहाँ पर, यानी गुंडा असेंबली यहाँ पर चल रही है। भाई सीधी सी बात है, आप किसी सूबे में मुदाखलत कर सकते हैं? 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी है, आप बगावत का ऐलान कर रहे हैं कि आपको बगावत की इजाजत दी जा सकती है? सही। ये तो सिर्फ इस अमल के ऊपर पंजाब के अंदर बगावत का मुकदमा दर्ज हो सकता है उनको। और ये तो हिम्मत की बात है ना, पंजाब हुकूमत पर्चा दर्ज करे और राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करे, फिर भागा जाएगा। एंटी करप्शन के केसेस हुए थे, इस्लामाबाद जाकर बैठ गए थे। अभी वो बात करें जो समझ वाली बात हो। आई इस मुल्क में जमहूरियत को परवान चढ़ने दी और जमहूरी क्या चलें, है? ये समझ वाली बात ये है कि ये कानूनी तौर पर दोनों चीजें मुमकिन है। सर पॉइंट टेकन। मैं दोबारा से आपकी तरफ आती हूँ। अमीर अब्बास, कल क्या होने वाला है? ये जो ख्वाहिशात हैं क्या ये पूरी हो पाएंगी? और आईनी और कानूनी रास्ते सबके सामने हैं, लेकिन आपका तज्जिया इस पर क्या कहता है? मुझे तो ये मामला अदालतों में जाता हुआ नजर आ रहा है दोनों सूरतों में। पहली सूरत तो यह है कि कल स्पीकर जो गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने के लिए कहा है, कल स्पीकर उसको मुस्तरद कर देंगे क्योंकि स्पीकर ये कह चुके हैं असेंबली का इजलास जारी है और उस जारी इजलास में एक नया इजलास नहीं बुलाया जा सकता। तो स्पीकर मुस्तरद करेंगे, फिर गवर्नर जारी बात है इसको लेकर अदालत में जाएंगे क्योंकि स्पीकर की रूलिंग को खुद अदालतें कह चुकी हैं कि हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है कि हम कहाँ और किस हद तक इंटरवीन कर सकते हैं। जब ये गवर्नर इसको लेकर जाएंगे तो मामला ऐसे मतलब अदालत में जाएगा, 2, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन वहां लगेंगे। उसके बाद फिर दूसरा मामला जो है वो आएगा 23 दिसंबर वाला। अब 23 दिसंबर को अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब रिक्वेजिशन भेज देते हैं असेंबली डिसॉल्व करने की, तो गवर्नर उस समरी को वापस भेज सकता है, ये कहकर के आपसे पहले तो मैं भेज चुका हूं रेफरेंस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, तो आप कैसे मुझे भेज सकते हैं? ये लिहाजा तो वापस भेज देंगे। अब फिर पीटीआई जो है या पंजाब गवर्नमेंट वो अदालत में जा सकती है कि भाई हमने रिक्वेस्ट किया है असेंबली डिसॉल्व करने को और गवर्नर कर नहीं रहा। अच्छा, इसमें हम एक बात अज्यूम कर लें अमीर, चलें ऐसी अज्यूम कर लेते हैं कि इन सारी एक्सरसाइज से पहले, असेंबली तहरील होने से पहले वजीर आला क्या इस्तीफा दे सकते हैं? वजीर आला इस्तीफा अपना दे सकते हैं, लेकिन वजीर आला के इस्तीफा देने से असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी ना, उससे तो नया लीडर ऑफ द हाउस का इलेक्शन हो जाएगा। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। तो फिर उससे तो फायदा नहीं होगा, इमरान खान का पर्पस फुलफिल नहीं हो सकता। हाँ। उसमें तो फिर तो क्वाफ लीग जो है वो तो परवेज इलाही के आप समझें कि उससे निकल सकती है, फिर वो चौधरी शुजात उसके ऊपर गालिब आने की कोशिश करेंगे। हाँ। सो इस्तीफा ऑप्शन नहीं है। हाँ, इस्तीफा ऑप्शन उस सूरत में होगा अगर पंजाब इनकी आंखों से निकल जाए
फिर ये पंजाब में से रिजाइन करते हैं, जैसे कौमी असम्बली से रिजाइन कर रहे हैं, ये पंजाब से रिजाइन करते हैं, कौमी असम्बली से रिजाइन करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तोड़ते हैं। अगेन ये एक बहुत बड़ा कहीं बाय इलेक्शन और केपीके में जनरल इलेक्शन, ये अगेन 450 से ज्यादा सीटों के ऊपर इलेक्शन होगा। एक सीट के ऊपर जो इलेक्शन है उसकी कॉस्ट है सुमैया 6 से 7.5 करोड़ रुपए एक सीट की जी। तो अब आप अंदाजा कर लें कि अगर 100 सीटें हैं और वो 6 करोड़ की भी कॉस्ट आ रही हो तो 6 अरब रुपए कॉस्ट बनती है सिर्फ 100 सीटों की, 6 अरब रुपए। और अगर 450 सीटें जो है वो खाली हो जाए तो ये तो कोई 22-23 अरब रुपए की कॉस्ट बन जाएगी। तो ये हुकूमत फिर सिंपल इलेक्शन करवाएगी 3 महीने के लिए, तो क्राइसिस तो फिर भी पैदा कर सकते हैं इमरान खान, वो मसला नहीं है इनके लिए। हाँ, यानी कि दोनों सूरतों में विन विन सिचुएशन आप कह रहे हैं कि खान साहब के लिए ही है जी, तकरीबन। अच्छा चलें, एक और चीज़ अजहर साहब, एक तो चलें हम ये कह दें कि ठीक है भाई, अजलास भी हो गया, एतमाद के वोट का भी कह दिया, अब एतमाद के वोट का भी जो है वो ले लिया वज़ीर आला ने, उसके बाद क्या रन ऑफ वोट का भी वो कह सकते हैं, उसके बाद क्या सूरत हाल हो सकती है? अच्छा, पहली तो बात जैसे आप बता दिया है और अमीर ने भी बड़ी वजाहत के साथ बात कर दी है, गवर्नर तो इसको शायद चैलेंज ना करे। मैंने वैसे गवर्नर के जो इख्तियारात और गवर्नर को हटाने के हवाले से आईनी दरख्वास्त में तकरीबन मुकम्मल कर ली है और एक आध दिन में गवर्नर को सिर्फ इसी बुनियाद पर जो गवर्नर ये रवैया इख्तियार किया है, इस बुनियाद पर वो इस लायक नहीं है कोई गवर्नर रह सके, उन्हें चैलेंज किया जाएगा। चले हम फर्ज करें, हम आइडियल सिचुएशन में आ जाते हैं, अगर तहरीके एतमाद पेश हो सकती है तो पीटीआई को 186 वोट पूरे करने हैं, वो उनके पास 190 से ज्यादा वोट मौजूद हैं, तहरीके एतमाद नाकाम हो जाएगी। फर्ज करें चलें तहरीके अदम एतमाद की तरफ आ जाती हैं, तहरीके अदम एतमाद के लिए पीडीएम और उनकी इत्तेहादी जमातों ने 187 वोट पूरे करने हैं, 187 वोट तो उनके पास है नहीं है। अच्छा, वो फर्ज करें वोट खरीदेंगे, अगर खरीदेंगे तो डिफेक्शन हो जाएगी, डिफेक्शन होंगे तो मुनरफ हो जाएंगे, वोट काउंट नहीं होगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वोट भी काउंट नहीं होगा, तो तहरीके अदम एतमाद वो कामयाब नहीं होगी। चलें फर्ज करें आप मान ले के तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो गई है, तो जब वो कामयाब हो गई है तो नया इलेक्शन होगा, नए इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन पेपर आएंगे, उसमें से पहले अपना इलेक्शन होगा, देखा जाएगा जो ज्यादा सिंपल मेजोरिटी ले जाता है या नहीं। अगर फर्ज करें सिंपल मेजोरिटी मैजिकल फिगर 187 ना ले जा सके तो फिर सेकंड रन ऑफ इलेक्शन होगा, थर्ड रन ऑफ इलेक्शन होगा, सेकंड में जो मेजोरिटी सिंपल ले जाएगा दोनों उम्मीदवारों में से या थर्ड में जिसमें जो ज्यादा मेजोरिटी ले जाएगा वो वजीर आला सूबे का। वैसे सर अभी तक इसमें ना क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि उधर ऑपोजिशन यानी कि जो पीडीएम है उनके पास भी क्लियरिटी नहीं है, उम्मीदवार उनका भी नहीं है। लगता है ये कि शायद टाइम गेन करना चाहते हैं, एक्चुअली टाइम ही गेन करने की सूरत हाल है। मैं चाहती हूँ हमारे आवाम के लिए बताएं, हमारी आवाम के लिए, हमारे नाजरीन के लिए आप बताएं कि गवर्नर के पास क्या क्या इख्तियारात होते हैं। अच्छा देखिएगा, गवर्नर के पास असूली तौर पर तो ये एक तरह का पोस्ट ऑफिस ही रह गया है, वरना ये टैक्स, वरना ये ऑमबड्समैन के हवाले से आते हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर हैं और कई पोस्टें ऐसी होती हैं जिसमें अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो गवर्नर आता है। और लेकिन गवर्नर के जब राज और ठाठ और बांध देखें आप, वो आप परेशान हो जाएंगे। वक्त के साथ साथ हमने देखा कि ये सियासी जमातों का नुमाइंदा चुना जाता है, हालांकि ये सियासी जमातों का नुमाइंदा नहीं होना चाहिए, ये वो बंदा होना चाहिए कि जिसको नॉन पार्टीजन हो, जिसको हालात का जो आवाम के लिए कुछ कर सके। ऐसा ही। अच्छा अमीर अब्बास, ये जो अब एक खिचड़ी सी पक गई है और हर कोई ये चाहता है कि वो अपनी कुर्सी बचाए, इक़्तिदार की जंग में टाइम गेन जितना किया जा सके वो बेहतर होगा, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो आवाम पिस रही है, बिजली के बिलों में जितना इजाफा होने लगा है, आगे एनर्जी क्राइसिस आपके सामने है, मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ा है, लेकिन हुकूमत की सारी तवानाइयाँ इस बात पर हैं कि किसी तरीके से असम्बलियाँ तहलील होने से बचाई जाएँ। ये जो आपको चंद दिन है वो कैसे लगते हैं अमीर अब्बास? आप ये देखें कि इस वक्त लंडी टोटल से लेकर चित्राल, चित्राल से लेकर बन्नू, बन्नू से लेकर डीआई खान तक आपके वज़ीर आज़म ने क्या मुलाकातें की हैं? शादी शुजात हुसैन से, आसिफ जरदारी से, किस मकसद के लिए? इक़्तिदार बचाने के लिए। आसिफ जरदारी क्या मुलाकातें कर रहे हैं? इक़्तिदार बचाने के लिए। इस वक्त तो वज़ीर आज़म को मुल्क में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए थी कि दहशत फिर सर उठा रही है
और आपके पुलिस स्टेशन को दहशतगर्दों ने कब्जा करके उन्हें और आपके लोगों को यरगमाल बना लिया। कल एक इंटेलिजेंस का एक ऑफिसर जो है उसको पेशावर में कत्ल कर दिया जी। आप सब जा रहे हैं और आपकी फेडरल गवर्नमेंट जिसका काम है दहशतगर्दी, जिसकी प्रायोरिटी है, चूंकि दहशतगर्दी जो है ये प्रोविंशियल पुलिस के बस की बात नहीं है। जो प्रोविंशियल पुलिस होती है वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करती है। दहशतगर्दी जो है इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट फिनोमेना। उसको कंट्रोल करने के लिए आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, आपकी आर्मी है, फेडरल गवर्नमेंट है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। दहशतगर्दी से लेके महंगाई और महंगाई से लेके बाकी गवर्नेंस इश्यूज, क्या फोकस है सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ का और आसिफ जरदारी का कि इक़्तिदार कायम रखो और इमरान खान तक इक़्तिदार ना पहुंच सको, किसी तरह इक़्तिदार छीनो इमरान खान से, इसको दूर करो। जैसे वो कहते हैं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तो इमरान खान की पहुंच से इक़्तिदार को दूर रखना इनका मकसद। अब इस मकसद में शायद वो कामयाब हो भी जाएं अमीर अब्बास, लेकिन आवाम का जो बेड़ा गर्क होने वाला है वो तो सबके सामने है जो सूरत हाल है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन अजहर साहब, आप मुझे बस ये बता दीजिए सर कि जो कोर्ट में जाने का मामला है वो दोनों फरीकैन के पास है कि वो अदालत से रुजू कर सकते हैं, यानी कि PDM भी और PTI भी? देखिए, जहां तक तो है ना मसला PDM के कॉन्टेक्स्ट में, हाँ। स्पीकर के कोई भी एक्शन है उसको अदालत में चैलेंज नहीं कर सकती। आइन का आर्टिकल 69 बड़ा क्लियर है। आपने कौमी असेंबली के इलेक्शन में देख लिया कि डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग के जरिए तहरीके अदम एतमाद मुस्तरद कर दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मैटर में एक्शन लिया जुडिशल रिव्यू में। लेकिन ये जो हालात नजर आते हैं इसमें तो इनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। हाँ, ये साल के तौर पर एतमाद का वोट लेने के वाले से गवर्नर ने अगर कहा है तो अगर कोई MPA जाता है तो इसका मतलब है गवर्नर जो है वो MPA के लिए एक्शन लेकर फिर रहे हैं, वो सियासी बुनियादों पर मामलात को लेकर चल रहे हैं। जहाँ भी कोई नसूह तो मुझे नजर नहीं आती है। हाँ, गवर्नर अपने तय जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन गवर्नर ऐसा होता है कि आइन के आर्टिकल 248 को अगर आप सामने रख लें, वो तो इम्यूनिटी है, कोई फौजदारी पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, अदालतों में नहीं जाना पड़ता, तो वो तो बड़ी इम्यूनिटी है। तो यहाँ अगर गवर्नर के ओहदे को उन्होंने सड़कों पर अपना फेंकना है तो वो यकीनन ये काम करेंगे। मैं नहीं समझता कि गवर्नर को अदालतों में जाना चाहिए। और वैसे भी जो बात अभी जो मौजूदा तौर पर ये करना चाह रहे हैं मेजॉरिटी ना होने के बावजूद भी, तो ये तो जमहूरी रवायात को ना सिर्फ तोड़ रही है बल्कि एक ऐसी रवायात जन्म दे रही है कि कल कोई भी उठेगा ये करेगा। ये अब इस वक्त जो भाग दौड़ है इन लोगों के हाथ में है, अगर अभी भी ना सुधरे तो इस मुल्क को बहुत नुकसान होगा। नुकसान पहले भी हो चुका है और मज़ीद नुकसान होगा। ये बात पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती हुक्मरानों को। बहुत शुक्रिया एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब और अमीर अब्बास, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। इन प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो मईशत की सूरत हाल पे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, और अब एक और जाविया अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। पाकिस्तानी गरीब आवाम के लिए PDM की हुकूमत ने नाजरीन एक बार फिर जो है ज़िंदगी को मुश्किल कर दिया है। अगर हम बात करें कि जो पहले बम गिराया गया पेट्रोल की कीमतों पर, फिर पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये की मामूली सी कमी की गई, और अब ये एहसान जताना और उसके बाद हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला तो कर लिया गया। साल 2023 के आगाज़ पर अगर हम बात करें तो एक बार फिर ज़ोरदार झटका आवाम को लगने का इम्कान है। ज़राए की कह रहे हैं कि IMF के साथ डीजल पर फी लीटर 50 रुपये लीवी आयद करने का मुआहदा है, जिसके तहत अगले 2 महीनों में डीजल पर 20 रुपये फी लीटर मजीद पेट्रोलियम लीवी बढ़ाई जाएगी। जबकि लीवी बढ़ाने से टैक्स महसूलात का हदफ हासिल ना हुआ तो फिर सेल्स टैक्स लगाया जाएगा। IMF की जानिब से टैक्स महसूलात बढ़ाने का मुतालबा है, जिसकी वजह से फी लीटर डीजल पर मुकम्मल रिलीफ देने के बजाय कम रिलीफ दिया जाएगा। IMF ने टैक्स 2 GDP की शरह बढ़ाने का भी मुतालबा किया है।
अब चूंकि नए साल के आगाज़ पर जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं उसमें टैक्सेस के पैसे आवाम की जेबों से निकाले जाएंगे तो शहरियों के लिए और मुश्किल होगी। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना किसी एटम बम फटने से कम नहीं होगा, लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत ये भी कर गुजरने की तैयारी कर रही है। अब देखना ये होगा कि हुकूमत आवाम पर एक बार फिर महंगा फेंकेंगे या फिर मौजूदा कीमत को कायम रखेंगे, क्योंकि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं, लेकिन उसका फ़ायदा आवाम को पहुँचाना इसलिए मुमकिन नहीं क्योंकि IMF से मुआहिदा ऐसा हो चुका है। बात करेंगे, हमें ज्वाइन करें फारूक सलीम साहब, माहिर माशियात हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। फारूक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर हम पहले ही बात कर चुके हैं, आपने जो बात की थी वो ये थी कि डिफ़ॉल्ट में मुल्क है या फिर करेंसी क्राइसिस में है, लेकिन आज जो हम बात करेंगे कि पेट्रोल की या डीजल की कीमतें जो बढ़ रही हैं और उसमें हुकूमत कोई रिलीफ नहीं दे पा रही है क्योंकि IMF की जो शराइत हैं वो बहुत कड़ी हैं, तो क्या समझें हम कि लीवी को मज़ीद बढ़ाया जाएगा, आलमी मंडी में होने वाला जो कमी है वो आवाम तक नहीं पहुँचाई जाएगी? सर जी, दो चीज़ें हैं। देखिए, पहली बात तो ये जहन में रखना ज़रूरी है कि IMF के साथ जो हमारा मुआहिदा तय पाया था वो 2019 का मुआहिदा है। ये सारी शराइत जो हैं ये 2019 में तय की गई जी जी। और उस वक्त आपको याद होगा कि उस वक्त PTI की हुकूमत उन शराइत पे अमल दरामद नहीं हो पाया, उन शराइत की खिलाफ वर्जी हुई और उसके नतीजे में दो बार जो है ये IMF का प्रोग्राम जो है वो सस्पेंड हो गया। तो पहली बात तो ये ध्यान में रख लीजिए कि ये सारी शराइत जो हैं ये PTI की हुकूमत के दौरान सन 2019 में इनके ऊपर सिग्नेचर किए गए थे, उन पे अमल दरामद की बात जो है वो अब हो रही है। दूसरी चीज़ आपने महंगाई की है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो शरह है महंगाई की वो पाकिस्तान में अप्रैल 2022 में जब PDM की हुकूमत आई है उसके बाद बहुत तेज़ी से बढ़ी, लेकिन फिर उसके साथ ये भी ज़हन में रखना ज़रूरी है कि अमेरिका में जो शरह है महंगाई की उसने तकरीबन 42 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। बरतानिया के अंदर महंगाई की शरह का जो रिकॉर्ड है वो 45 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूटा है। पाकिस्तान के अंदर यही महंगाई की शरह का जो रिकॉर्ड है वो 47 साल पुराना रिकॉर्ड जो है उसको तोड़ा है अभी पिछले कुछ महीनों के अंदर। हम तो महंगाई इज मोर लाइक अ ग्लोबल फिनोमेना, दुनिया भर में महंगाई है और पेट्रोल की कीमतें जब तक हम अपनी टैक्स की कलेक्शन पूरी नहीं कर पाते तो ये फोकस जो है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर, डीजल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर ये जारी है। फारूक साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन एक चीज़ थी ना, जब ये हुकूमत आई थी तो विफ्ता इस्माइल ने खुद कहा था कि हम IMF के साथ मुआहिदे को रिवाइज करेंगे, हम थोड़ी कोशिश करेंगे कि नरमी कर दें वो अपनी शराइत में। हुकूमत ये सब कुछ कर क्यों नहीं सकी? देखिए, ये तो रिकॉर्ड है कि IMF के साथ जो मुआहदे किए जाते हैं उनके लिए अगर आपने कोई आसानियां करनी है या उनकी कोई खिलाफ वर्जी करनी है तो वो उनकी कंसेंट के बगैर, उनकी नेगोशिएशन के बगैर, उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो पाती। उसका जवाब देना पड़ता है कि ये वजह है कि हम आपसे वेवर चाह रहे हैं। इस वक्त मैं नहीं समझ रहा हूं कि पाकिस्तान में कोई ठोस ग्राउंड जो है वो IMF को दिए हैं। एक फ्लड का ग्राउंड सामने रखा गया है कि बजट में जो खसारा आया है कोई 350 अरब रुपए का जो ओरिजिनल शराइत से ज्यादा था, उसका जवाब ये रखा गया है कि क्योंकि सैलाब के ऊपर हुकूमत के ज्यादा अखराजात हुए हैं इसलिए वो खसारा सामने आया है। IMF ने इसको अभी तक तस्लीम नहीं किया है। और अब ये मजीद कितने अरब के टैक्सेस लग सकते हैं हमारी आवाम पर? देखिए, जो गैप आ रहा है, जो शराइत साइन की गई थी उसके नतीजे में जो अभी खसारा सामने आया है वो तकरीबन 855 अरब रुपए का है। तो आपने जो सवाल किया, अगर उस पूरे खसारे को यकमुश्त पूरा करना है तो किसी न किसी किस्म का मिनी बजट आपके सामने आएगा जिसमें लगभग 850 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस हैं। और इस अनरेस्ट की सूरत हाल में पॉलिटिकली ये मिनी बजट लाना मुमकिन होगा हुकूमत के लिए? सर आप क्या समझते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल होगा। उनको एक बहुत बड़ी सियासी कीमत चुकाना पड़ेगी। जो पिछले 7-8 महीनों में जो बाकी फैसले किए हैं उसके नतीजे में भी उनको सियासी तौर पे बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमने देखना है कि सियासी मफाद क्या है एक पार्टी का या एक हुक्मरान पार्टी का और यहाँ पे कौमी मफाद क्या है।
क्या हमारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं कि हम IMF के पास ना जाएं और हमें जो 30 अरब डॉलर इकट्ठा करना है इस साल में वो किसी और वसीले से आ जाए। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। फ़ारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपका की जो माहिराना राय है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें हमारे हुक्मरानों को ये सोचना होगा कि फ़ैसला सियासी करना है या फिर अवामी फ़ैसला करना है। जो भी फ़ैसला करना है वो जल्द करना होगा, मज़ीद टाइम गेन नहीं किया जा सकता। लेकिन हम क्या करें कि हमारे हुक्मरान का फोकस मुल्क की इकॉनमी नहीं बल्कि अपोजिशन को हर तरह से शिकस्त देना है। इस पर देखना होगा कि मिनी बजट लाएंगे, नए टैक्सेस का इजाफा करेंगे तो होगा क्या। कल का दिन बड़ा अहम होगा कि कल क्या होगा। क्या पंजाब असम्बली का इजलास गवर्नर बुला सकेंगे या फिर उनके इस इक़दाम को जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा स्पीकर की रूलिंग पर। तो ये सारी सूरत हाल कल बड़ी दिलचस्प होगी, इस पर हम बात भी करेंगे। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा ब लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।